बारिश की हल्की हल्की रमझम जारी थी। रिदा ने बाल खोल रखे थे। सफेद शेफून की कमीज और हल्की नीली शलवार में वो नंगे पांव भीगती हुई घास पर चल रही थी। कभी वो हाथ फैलाकर बूंदों को महसूस करती, कभी चेहरे को आसमान की तरफ उठाकर आंखें बंद कर लेती, जैसे बारिश के लम्स को अपने अंदर उतार रही हो। इसे खबर न थी कि बाग के कोने में 3 नौकर छतरी के नीचे खड़े इसे देख रहे थे। अचानक ही हवेली सुंदरपुर का बड़ा दरवाजा जोर से खुला। अरहम अपनी गाड़ी से उतरकर भारी कदमों के साथ अंदर की जानिब बढ़ा। बारिश की नमी के बावजूद उसके चेहरे पर सख्ती की धार और आंखों में गुस्से का साया था। इसकी नजर गार्डन में भीगती रिदा पर पड़ी। रिदा, उसकी आवाज तेज और गुस्से से भरी थी। अपने पीछे अरहम की आवाज सुनकर रिदा चौंकी और बेसाख्ता पलट कर देखा। जी, इसके लहजे में हैरत थी। खौफ के मारे इसकी जान निकलने वाली थी। अरहम तेज कदमों से इसके करीब आया। ये क्या तमाशा है? बारिश हो रही थी तो बस जरा बाहर निकल आई, रिदा ने डरते हुए टूटे लफ्जों में कहा। अरहम का लहजा काटदार हो गया। जरा, तुम्हें पता भी है ये सब कौन खड़ा देख रहा है? ये नौकर तुम्हारे तमाशे देखने के लिए नहीं रखे गए, जिनको अपनी अदाएं दिखा रही हो। तुम्हें पता भी है कुन नजरों से देख रहे हैं तुम्हें? रिदा के चेहरे पर हैरत छा गई। इसकी नजरें बेइख्तियार उधर उधर दौड़ीं और उसने पहली बार नौकरों को देखा जो फौरन नजरें झुका गए। अरहम की आवाज मजीद सख्त हो गई। तुम्हें अक्ल नाम की कोई चीज नहीं। घर की औरत हो, इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम अपनी हालत का तो होश रखो। यही सोच लो कि औरत अपनी इज्जत की हिफाजत कैसे करती है। बारिश की बूंदें इसके अल्फाज से कहीं कम चुभ रही थीं। रिदा की आंखों में एक हल्की सी नमी आ गई, मगर उसने जवाब नहीं दिया। अरहम ने सख्त लहजे में आखिरी जुमला कहा, चलो अंदर और दोबारा ये हरकत न हो। ये कहकर वो बगैर पलटे अंदर चला गया। रिदा चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, जैसे किसी ने इसकी सारी खुशी एक ही लम्हे में छीन ली हो। वो रोते हुए अंदर की जानिब बढ़ गई। वो बारिश से भीगे बालों और नम आंखों के साथ जमील के कमरे में दाखिल हुई। इसके कदम भारी और लहजा तूफानी था, जैसे वो सबको कच्चा चबा जाएगी। ये अरहम लाडला भी पूरे लाहौरी हो गए हैं। वो दोपट्टा जोर से बेड पर फेंकते हुए तप कर बोली। जमील ने जैसे सांस रोक ली। इसकी नजरें बेइख्तियार कमरे के कोने की तरफ गईं, जहां अरहम लाडला सोफे पर टेक लगाए बैठा था। वो फोन पर मसरूफ था, मगर रिदा की बकवास सुनते ही फोन आहिस्ता से मेज पर रखकर उसकी तरफ देखने लगा। इसकी नजरें ऐसी थीं जो दिल की धड़कन साकित कर दे। संजीदा, सख्त और बेरहम। लाडला, मैं आपके लिए चाय लाती हूं, जमील ने जल्दी से कहा और कमरे से ऐसे निकली जैसे पीछे धमाका होने वाला हो। जबकि जमील के मुंह से लाडला और लफ्ज सुनकर रिदा का गला खुश्क हो गया। वो हड़बड़ा कर पलटी और बोली, मैं आपकी बात नहीं कर रही थी। अरहम लाडला किसी और की? अभी वो बाहर निकलने को थी कि अरहम की भारी आवाज गूंजी, शराफत से यहां बैठो। वो जैसे जमीन में धंस गई। आहिस्ता से पलटकर बेड के किनारे बैठ गई। अरहम उठकर उसके करीब आया और एक एक लफ्ज चबाकर बोला, तुम्हें कभी तमीज नहीं आएगी रिदा, हद है। जबान तुम्हारी काबू में नहीं आती। इज्जत, लिहाज, सब लफ्ज तुम्हारे लिए फजूल हैं। तुम अपनी हरकतों और अपनी बातों से खुद को भी गिरानी हो और दूसरों को भी शर्मिंदा करती हो। किसी दिन तुम्हारी ये हरकतें तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। इसके अल्फाज तेज खंजर की तरह दिल में उतरते जा रहे थे। वो खामोश बैठी रही, गोया इसके जिस्म में जान न हो। अरहम दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कुछ लम्हे बाद जमील चाय की ट्रे लिए वापस आए। लाडला कहाँ गए? कमरे में नजरें दौड़ाते हुए इसने पूछा। रिदा का जब्त टूट गया। वो कप को घूरते हुए तल्ख लहजे में बोली, इस चाय में जहर मिला दो और अपने लाडला को पला दो ताका भाव में जाए। तुम्हारे लाडला
और मेरी जान पर एहसान होगा। इसकी बात सुनकर जमील को अंदाजा हो गया कि अरहम ने फिर से रिदा की क्लास ली है और कमरे में बारिश की टुक टुक के साथ रिदा की सिसकियों की हल्की आवाज गूंजने लगी। दोपहर का वक्त था। हवेली के बड़े कमरे में सब लोग जमा थे। खिड़कियों से धूप अंदर आकर कालीन पर सुनहरी धब्बे बना रही थी, जिससे कमरे में एक अजीब सा सुकून था। दीवारों पर पुराने बुजुर्गों की तस्वीर लगी थी और कमरे के एक तरफ भारी लकड़ी की अलमारी में चीनी के बर्तन तरतीब से रखे थे। शेर जी अरहम के वालिद सोफे पर टेक लगाए बैठे थे। उनके सामने जनायद खान रिदा के वालिद बैठे थे। दोनों भाई एक दूसरे को बरसों से जानते और मानते थे। दरमियान में चाय के कप और प्लेटों में नमकीन बिस्कुट रखे थे। शेर जी ने कहा, जनायद भाई, हम एक ही घर में रहते हैं, खून का रिश्ता है और रिदा अपने बच्चों की तरह ही अजीज है मुझे। मैं चाहता हूं ये रिश्ता और मजबूत हो, इसलिए सोचा रिदा को अपनी बहू बना लूं और हमेशा के लिए अपने घर की रौनक बना लूं। ये सुनकर जनायद खान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जनायद खान ने कहा, भाई जान, अपने ये बात कहकर मेरा दिल जीत लिया। इससे अच्छी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती कि रिदा का रिश्ता अरहम के साथ हो जाए और वो हमारी आंखों के सामने रहे। कोने में बैठी शेर जी की बीवी ने भी मुस्कुराकर कहा, फिर तय रहा, इसी महीने की 25 तारीख को निकाह भी होगा और रुखसती भी। जनायद खान ने सर झुकाकर कहा, हमें ये रिश्ता दिलो जान से कबूल है। पर्दे के पीछे रिदा ये सब सुन रही थी। पर्दे के पीछे खड़ी रिदा के चेहरे का एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। अरहम की जिद्दी तबीयत से वो वाकिफ थी। वो जानती थी कि इस निकाह के लिए अरहम कभी नहीं मानेगा, इसलिए बेफिक्र होकर अपने कमरे में चली गई। किसी को खबर न थी कि अरहम खुद इस वक्त सहन में खड़ा था और ये बात सुनने ही वाला था, जिसके बाद हवेली में तूफान आने में देर ना लगती। ऐसा तूफान जो आ तो सबको बर्बाद कर देता, आ फिर आबाद। शाम ढल चुकी थी। हवेली के सहन में बत्तियां जल चुकी थीं और हल्की हवा में नीम के दरख्त के पत्ते सरसरा रहे थे। माहौल में एक अजीब सी गहराई थी। अरहम अपने कमरे में था, जूते उतार कर बिस्तर पर बैठा था। मोबाइल इसके हाथ में था, मगर चेहरे पर उकताहट और संजीदगी थी। ऐसे इसे लग रहा था जैसे इसके अंदर आग सी जल रही हो, क्योंकि वो कभी भी अपने वालिद का फैसला नहीं मानेगा। दरवाजा आहिस्ता से खुला। इसकी मां सफेद दोपट्टे के पिलो को संभालती अंदर आई। उनके चेहरे पर संजीदगी के साथ एक अजीब सी नरमी भी थी और साथ में खुशी भी। मां ने कहा, अरहम एक बात कहनी है। अरहम ने हल्की सी नजर उठाई और लहजे में खातिर खा नरमी लाते हुए कहा, जी मां, कहिए। मां ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो जानती थी कि जो वो कहने वाली है इसके बाद तूफान आने वाला था। आज बैठक में फैसला हो गया है, तुम्हारा निकाह रिदा के साथ इसी महीने की 25 तारीख को होगा और इसी दिन रुखसती भी। ये हम सब का फैसला है और यकीनन तुम हमारे फैसले का एहतराम करोगे। ये सुनते ही अरहम के चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन खड़ा हो गया। गुस्से से आंखें फैल गईं। अरहम ने पूछा, क्या? ये किसने फैसला किया? मैं किस सूरत रिदा से निकाह नहीं करूंगा। अब सब ने ये सोच भी कैसे लिया? मां ने सख्त लहजे में कहा, फैसला तुम्हारे बाप और मैंने किया है और तुम्हारे चचा ने कबूल किया है, और इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अरहम ने तेज लहजे में कहा, मां, अब जानती हैं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। हम एक दूसरे के मिजाज बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अब जानती हैं रिदा के मिजाज को। अब मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। मां आगे बढ़कर उसके करीब आई। उनकी आंखों में एक गहरी संजीदगी थी। अरहम, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का नहीं, खानदान की इज्जत का मामला है। मैंने तुम्हारे चचा को जबान दी है और तुम्हें हर हाल में हमारा फैसला कबूल करना होगा। अरहम ने कदम पीछे हटाते हुए कहा, तो अपने जबान दी है, मैंने तो नहीं। मैं नहीं मानता ये रिश्ता। मां ने थोड़ी देर खामोश रहकर आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, तुम्हें मेरी किस्म। अगर मैं तुम्हारी मां हूं तो ये निकाह होगा और तुम्हें एहतराम करना होगा। ये अल्फाज सुनते ही अरहम के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सख्ती टूट गई, मगर गुस्सा अब भी आंखों में दहक रहा था। उसने होंठ भींच कर कहा, ठीक है।
अगर आपने किस्म दे दी है तो निकाह होगा, लेकिन याद रखें ये सिर्फ एक रस्म होगी। दिल से मैं कभी इसे बीवी नहीं मानूंगा और ना अब सब मुझे ये रिश्ता निभाने के लिए मजबूर करेंगे। मां ने पलक झपकाए बगैर बेटे को देखा, जैसे जानती हूं कि वक्त के साथ ये जिद टूट जाएगी और ये मोहब्बत में बदल जाएगी। अरहम, आज शाम रिदा को तुम शॉपिंग पर ले जाओ। शादी में दिन कम हैं और काम ज्यादा, इसलिए रिदा को साथ ले जाओ और जो भी चाहिए इसे दिला दो। पर हम गाड़ी में बैठकर जाने ही वाला था कि इसको पीछे से मां ने आवाज देकर कहा। ये सुनकर अरहम ने नागवारी से तेवरी चढ़ाई। मां, मैं नहीं जा रहा इसके साथ, अब जमील को भेज दी। जमील भी जाएगी मगर तुम भी साथ जाओगे। रिदा तुम्हारी जिम्मेदारी है और शादी भी तुम्हारी। बस बहस खत्म, इसलिए मैं दोनों को भेज रही हूं। अरहम ने मायूसी से सांस ली। ठीक है, जैसा आपका हुक्म। कुछ देर बाद गाड़ी रवाना हुई। अगली सीट पर अरहम ड्राइव कर रहा था, पीछे रिदा और जमील बैठी थीं। रिदा खामोशी से खिड़की से बाहर नजारे देख रही थी। जमील के चेहरे पर मामूली सी मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखों में एक छुपा हुआ तंज था, जैसे वो दिल में जाने कितना हसद और नफरत रिदा के लिए रखती थी। मॉल में रोशनियां चमक रही थीं, दुकानों में खरीदारों की चहल पहल थी। मॉल लोगों से भरा पड़ा था। अरहम ने जमील को कहा, चुल्लू पहले तुम्हारी शॉपिंग कर लेते हैं। वो खुशी खुशी एक बुटीक में दाखिल हो गए। जमील की पसंद पर अरहम तारीफ करता, कीमती कपड़े देखकर फौरन खरीद लेता। अपनी बहन के लिए इसके चेहरे पर वो सख्ती न थी जो रिदा के लिए होती। रिदा चुपचाप साथ खड़ी रही, कभी कभी किसी कपड़े पर हाथ रखती, मगर अरहम दूसरी तरफ देखने लगता जैसे इसकी पसंद को नजरअंदाज कर रहा हो, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। रिदा ने एक हल्की गुलाबी फराक पर हाथ रखा तो जमील फौरन बोली, ओ, ये तो बहुत प्यारी है भाई, ये मेरे लिए ले लेना। अरहम ने मुस्कुराकर वही फराक जमील के लिए पैक करवा दी। उसने रिदा की तरफ एक नजर भी ना डाली। रिदा ने होंठ काटते हुए चुप रहना बेहतर समझा। कुछ देर बाद जूतों के सेक्शन में रिदा ने नीले सैंडल उठाए। जमील ने फौरन कहा, ये तो मेरे नए ड्रेस के साथ मैच करेंगे। भाई, ये भी ले लें। अरहम ने फौरन कैश काउंटर की तरफ इशारा किया और रिदा का दिल एक बार फिर जैसे किसी ने मुट्ठी में दबाकर मसल दिया हो। जमील दिल ही दिल में मुतमईन थी। सब घर वाले रिदा को चाहते थे, लेकिन मैं इसे कभी आगे नहीं आने दूंगी। जो चीज इसे पसंद हो वो कभी इसकी नहीं होगी और इसे कभी भी भाई के साथ खुश नहीं रहने दूंगी। अरहम अपनी बहन के साथ हंसी मजाक में मसरूफ रहा और रिदा के लिए शॉपिंग का सफर एक लंबा इम्तिहान बन गया। ऐसा इम्तिहान जो जाने कब खत्म होने वाला था या होगा ही नहीं। आखिर वो लम्हा आ ही गया जिसके लिए इतने दिनों से तैयारियां चल रही थीं। बारिश की हल्की बूंदें सहन में टपक रही थीं। कमरे के अंदर गहरी खामोशी थी, लेकिन रिदा के दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे पूरे घर में सुनाई दे रही हो। इसके ऐन सामने अरहम सफेद करता शलवार में बैठा था। कंधे पर ब्लैक शाल डाले वो काफी वजीहा लग रहा था। चेहरे पर सख्ती और आंखों में जिद की चमक, जैसे हर लफ्ज कह रहा हो, मैं ये नहीं चाहता और जो ये चाहता है वो इस सब की कीमत खुद अदा करेगा। इतने में सब हाल में जमा हो गए और निकाह की घड़ी या पहुंची। कारी साहिब ने गवाहान की मौजूदगी में निकाह के अल्फाज दोहराए। रिदा ने कांपती आवाज में कबूल है कहा, लेकिन अरहम का लहजा कड़क और खुश्क था, जैसे जबरदस्ती निकलवाया गया हो। हर लफ्ज पत्थर बनकर गिर रहा था। कबूल है कि 3 अल्फाज के साथ वो रिदा की जिंदगी हराम करने का दिल ही दिल में अहद कर चुका था। रिदा ने चुपचाप सर झुकाया। वो जानती थी कि ये निकाह खुशी से नहीं हुआ और इस सब का बदला अरहम इससे लेगा, लेकिन वो बड़ों के फैसलों के आगे सर तस्लीम खम थी। लेकिन किस्मत की लिखी तहरीर को कौन बदल सकता है। निकाह को एक दिन ही गुजरा था। हवेली के सहन में हल्की सी रोशनी थी और दूर बरामदे में अरहम लंबे कदमों से आता हुआ नजर आया। इसके चेहरे पर सख्ती और परेशानी के बिल नुमायां थे, जैसे अभी कोई सामने आए और वो कत्ल कर डाले। रिदा सहन में झूले पर बैठी अपनी सोचों में गुम थी कि अचानक अरहम की भारी आवाज गूंजी,
तुम्हें अक्ल है या नहीं रिदा? आखिर कब तक तुम्हारी उन हरकतों को हम बर्दाश्त करते रहेंगे? वो चौंक कर पलटी। मैंने क्या किया? उसने घबराते हुए हिचकती हुई आवाज में कहा। अरहम करीब आते हुए तेज लहजे में बोला, बल्कि देवड़ा, कल निकाह हुआ है और आज तुम सहरवर्दी यूनिवर्सिटी में तमाशे कर रही हो। लोगों के सामने बहस, ऊंची आवाज, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। तुम होती कौन हो जमील को इसकी फ्रेंड से मिलने से रोकने वाली? रिदा ने हिचकिचाते हुए कहा। मैंने सिर्फ जमील को बस। अरहम ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। तुम्हें मेरी बहन के मामले में जबान खोलने की इजाजत नहीं है। जो कहना हो मुझसे कहो, बाहर लोगों के सामने नहीं। बल्कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। अपनी हुदूद में रहूं, वरना मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि अपनी हुदूद में कैसे रहा जाता है। इसकी निगाहें सख्त और जिमी हुई थीं। अरहम की बातें सुनकर रिदा की आंखों में नमी उतर आई, लेकिन उसने खामोशी इख्तियार की। अरहम एक लम्हे इसके चेहरे पर नजर डालकर पलट गया, मगर जाते जाते इतना जरूर कह गया, याद रखो, ये घर और उसके लोग मेरी इज्जत है। कोई बात बर्दाश्त से बाहर हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, और मेरी बहन से दूर रहूं। तुम्हारी वजह से इसे कुछ भी तकलीफ हुई तो मुझसे उचेवी की उम्मीद मत रखना। रिदा वहीं खड़ी रह गई, दिल में एक बोझ और आंखों में इन कहे जुमले। कमरे की मध्यम लाइट में अरहम बेड के किनारे बैठा था। फाइल खिली हुई थी, मगर नजरें बार बार इस लम्हे की तरफ पलट रही थीं जब शाम को रिदा की आंखों में वो नमी और बेबसी झलक रही थी। रिदा का चेहरा इसके दिमाग से किसी आसेब की तरह चिमट गया था। दिल में एक अनजानी खलिश थी। गुस्से के बाद पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो हद से बढ़ गया था। एक छोटी सी बात के लिए इसने रिदा को इतनी सुना दी थी। काश मैंने इससे ऐसे बात ना की होती। अगर कहता भी तो बात आराम से हो सकती थी, उसने जेरे लब पशेमान लहजे में कहा। चंद लम्हे सोचने के बाद वो जल्दी से उठा, जूते पहने और गाड़ी की चाबी उठाई। रात की ठंडी हवा में गाड़ी के टायर्स सड़क पर हल्का सा शोर करते हुए शहर के मशहूर मॉल की तरफ बढ़ गए। चंद ही देर में इसके हाथ में एक नर्म गुलाबी रंग का टेडी बियर, खुशबू से महकते फूल और 2 कप आइसक्रीम थे। वापसी पर उसने रिदा के पसंदीदा सुर्ख गुलाबों के गजरे भी लिए। कमरे की खिड़की खुली थी और हल्की ठंडी हवा पर्दे को हिला रही थी। ठंडी हवा के झोंकों ने कमरे के माहौल को खुशगवार किया हुआ था। रिदा खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी थी, नजरें आसमान की तरफ जैसे किसी गैर मरी नुक्ते को देख रही हो। निकाह के बाद की इन 2 दिनों की थकन और उदासी ने इसकी शौख मुस्कुराहट को कहीं छुपा दिया था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और बगैर जवाब का इंतजार किए अरहम अंदर आ गया। उसने एक लम्हे के लिए रिदा को देखा। चांदनी में उसका चेहरा पहले से ज्यादा नाजुक और उदास लग रहा था, लेकिन इस उदासी में क़यामत ठहरी थी। अरहम ने खामोशी से आगे बढ़कर टेडी बियर और फूल उसकी तरफ बढ़ाए। ये तुम्हारे लिए हैं। रिदा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जैसे इसे यकीन ना आया हो कि वाकई ये वही अरहम है। मेरे लिए? इसकी आवाज धीमी और थोड़ी भारी थी और साथ में बेयकीनी भी थी। अरहम हल्का सा मुस्कुराया और 1 कप आइसक्रीम उसके हाथ में रख दी। हाँ, और ये भी। शायद तुम्हें मीठी चीजें पसंद हैं। रिदा के लबों पर हल्की सी झिझकी हुई मुस्कुराहट आई। इस लम्हे अरहम को महसूस हुआ कि इसका दिल पहली बार इस रिश्ते को नरमी से कबूल करने लगा है। खिड़की से आती ठंडी हुआ, कमरे में गुलाब की खुशबू और आइसक्रीम का ठंडा जायका, लम्हा जैसे रुक सा गया था, और ये शायद इन लम्हों के बाद उनकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। आइसक्रीम का कप आधा खाली हो चुका था। रिदा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में अभी भी शर्मीली नमी छपी हुई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही अरहम है। अरहम खामोशी से इसके पास बैठा, नजरें कभी इसके चेहरे पर और कभी खिड़की से आती रोशनी पर जाती। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद अरहम ने धीरे से इसका हाथ थाम लिया और आहिस्ता से इसके हाथ में गजरे पहना दिए। रिदा चौंकी, उसकी उंगलियों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। रिदा, अरहम ने आहिस्ता से कहा,
मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो चाहे हालात जैसे भी हों, और अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रखूं और हम इस रिश्ते को दिल से निभाएं। रिदा ने नजरें झुका ली और उसके गालों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। अरहम ने नरमी से इसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी जानिब खींचा और एक दूसरे की कुर्बत में सब भुलाए एक दूसरे में महव थे। तुम मेरी खास हो, अरहम ने कहा, तुम मेरी खास हो। अरहम की सरगोशी उसके कानों के करीब गूंजी। रिदा की पलकें लर्स, चेहरा और ज्यादा सुर्ख हो गया, जैसे कोई वदा कर रहा हो। इस लम्हे रिदा को लगा जैसे निकाह के बाद पहली बार उसने अपने दिल के दरवाजे हल्के से खोल दिए हों और दुनिया व माफिया से बेनियाज वो एक दूसरे की कुर्बत में इन लम्हात को महसूस कर रहे थे। कमरे में सिर्फ घड़ी की हल्की सी टुक टुक खिड़की से आती ठंडी हुआ और दोनों के दिलों की धड़कन बाकी रह गई थी, जबकि चांद दो दिलों के मिलाप पर बादलों की ओट में छप गया था। हवेली की राहदारी में सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। जमील हाथ में किताब लिए सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने वाले कमरे के दरवाजे पर पड़ी। ये रिदा का कमरा था। दरवाजा आहिस्ता से खुला और अंदर से अरहम निकला। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो पुरसुकून और खुश नजर आ रहा था, जैसे इसकी सोहबत ने इसका दिन बेहतर बना दिया हो। जमील ठिठक कर रुक गई। इसकी नजरें फौरन कमरे की अंदरूनी झलक तक जा पहुंची। रिदा दरवाजे के पास खड़ी हल्का सा मुस्कुरा रही थी। जमील के दिल में एक चुभन सी उठी। इसकी आंखों में बरसों की छपी नफरत और नापसंदीदगी की चमक उभरी और होंठों पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट आ गई। ये निकाह और अब ये खुशियां, उसने दिल ही दिल में कहा। मैं देखती हूं ये कितना चलता है। आज तक मेरे हिस्से की मोहब्बतें तुम वसूल करती आई हो, लेकिन अब नहीं। रिदा बीबी। अरहम राहदारी से गुजर गया, मगर जमील की नजरें इसके पीछे जिमी रहीं। इस लम्हे इसके दिल में रिदा के लिए एक साफ और ठंडी नफरत जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी नफरत जो आने वाले दिनों में कहानी का रंग बदलने वाली थी और रिदा की जिंदगी को बदल कर रख देने वाली थी। ये इससे अगले दिन की बात है कि अरहम इन दोनों को यूनिवर्सिटी छोड़कर गया। क्लासेस के बाद रिदा किताबें लिए कॉरिडोर से गुजर रही थी कि इसकी नजर दूर एक मंजर पर जा ठहरी। जमील और अलियान दोनों यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर जा रहे थे और अलियान की गाड़ी में बैठ गए। रिदा के कदम खुद ब खुद उनका पीछा करने लगे। अलियान की गाड़ी शहर के मशहूर होटल के सामने रुकी। वो और जमील तेज कदमों से अंदर गए और सीधा एक कमरे में दाखिल हो गए। रिदा का दिल धक से रह गया। वो कुछ भी सोचे बगैर जल्दी से इस कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दस्तक देने लगी, जैसे वो अभी दरवाजा तोड़ देगी। दरवाजा खुला। सामने अलियान और पीछे जमील खड़ी थी। ये क्या कर रही हो तुम यहाँ? रिदा का लहजा सख्त और आंखों में गुस्सा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि रिदा की इस हरकत पर उसका गला दबा दे। जमील तल्ख मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ी। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं रिदा बीबी, तुम्हें मेरी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। अलियान भी तंजिया अंदाज में बोला, हम दोनों अपनी मर्जी से हैं। तुम कौन होती हो बीच में आने वाली? हम जो भी करें तुम्हें कोई हक नहीं सवाल करने का। रिदा ने तड़प कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। ज्यादा बकवास मत करो बेगैरत इंसान, वरना जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। और अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। अलियान पीछे लड़खड़ा गया। जमील घबराकर कमरे से बाहर भागी और सीधा अरहम से टकरा गई, जो कुछ तलाश करता हुआ उधर आ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरहम ने इसको देखकर हैरान होते हुए सवाल किया, मगर इससे पहले ही इसकी नजर इस कमरे की तरफ चली गई जहां से जमील निकली थी। चेहरे पर शक और आंखों में गुस्सा लिए वो तेज कदमों से दरवाजे तक पहुंचा। अरहम दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुआ और सामने का मंजर देखा। रिदा अलियान को गिरेबान से पकड़े खड़ी थी। मंजर बज़ाहिर गलत लग रहा था। ये क्या हो रहा है? अरहम की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। रिदा हकलाते हुए बोलने ही वाली थी कि जमील फौरन बोल उठी, मैंने कितनी बार रिदा को मना किया था अरहम भाई, मगर ये इस लड़के से मलती रही। आज मैं इसे रोकने आई थी मगर ये सब हो गया। अलियान भी फौरन मौका देखकर बोला, हाँ, ये खुद आई थी मुझसे मिलने।
मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। अरहम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो रिदा का बाजू सख्ती से पकड़कर बाहर की तरफ घसीटने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वही रिदा का कत्ल कर दे। हवेली में सब घर वाले मौजूद थे। मुलाजिम अपने कामों में मसरूफ थे कि इतने में अरहम रिदा को सहन के बीच में लाकर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। सब चौंक जाते हैं। क्या हुआ अरहम? शेर साहिब की आवाज गूंजी। अरहम गुस्से से भरा हुआ कहता है, ये औरत मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने पर तली हुई थी। उसका ताल्लुक एक ओबाश लड़के से है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा। सबके चेहरे सुन हो जाते हैं। अरहम की सांसें तेज हो रही थीं। आज के बाद मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। और गुस्से में उसके लबों से वो अल्फाज निकल जाते हैं जो सबको हिला देते हैं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक? तलाक? रिदा की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती है। सहन की फिजा में सन्नाटा छा जाता है और सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तुम एक बदकिरदार हो और मेरा इतना ज़र्फ नहीं कि मैं एक बदकिरदार को अपने निकाह में रख सकूं। अरहम की आवाज चारों अतराफ में गूंज रही थी। सहन की फिजा लम्हे भर को साकित हुई, फिर जैसे शोर का तूफान उठ खड़ा हुआ। हवेली में हर जबान एक साथ चलने लगी। हमेशा से बदकिरदार थी, यही अंजाम होना था इसका। हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। रिदा का दिल जैसे किसी ने निचोड़कर फेंक दिया हो। वो सहमी हुई मगर आंसू में भी अज़्म के साथ एक एक के पास गई। अम्मी जान, अब तो मेरा यकीन करती हैं ना कि आपकी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैंने कुछ गलत नहीं किया। जमील का ताल्लुक अलियान से है। आपकी किस्म उम्मी, मैं सच कह रही हूं। इसके अल्फाज जैसे दीवार से टकरा कर वापस आ रहे थे। किसी ने यकीन की निगाह से ना देखा। सबके कानों में सिर्फ इल्जाम की गूंज थी। अरहम तेजी से रिदा की जानिब बढ़ा। उसने आगे बढ़कर रिदा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे हर थप्पड़ में अपनी बेबसी, अपना गुस्सा और अपनी अंधी गैरत उंडेल रहा हो। झूठी औरत अपनी गंदगी छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाती है। रिदा डगमगाकर जमीन पर गिरी थी। आंसू मिट्टी में मिल गए। उसने हाँफते हुए अपने माँ बाप को देखा। उम्मीद थी कि वो कम से कम उसकी सच्चाई पर यकीन करे। अबुआ, अम्मी, मैं सच कह रही हूं। मैंने कोई गलती नहीं की। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोग तो मेरा यकीन करें, लेकिन माँ ने चेहरा फेर लिया और बाप ने नजरें झुका ले। वो भी समाज के ताने सहने के काबिल नहीं थे। इसी लम्हे शेर साहिब की गरजदार आवाज गूंजी, बस बहुत हो गया। इस गंदगी के ढेर को मजीद हम अपने घर नहीं रख सकते। उनके एक इशारे पर मौलवी को बुलाया गया। रिदा के कानों में अजान और कलमे की आवाजें घुल रही थीं, मगर वो ये समझ नहीं पा रही थी कि निकाह है या सजा का ऐलान। चंद मिनटों में गांव के गरीब किसान के साथ जबरदस्ती निकाह पढ़ा दिया गया, निसार के साथ। माजी में रिदा की हंसती आंखें, हाल में उसकी टूटी हुई सांसें और मुस्तकबिल में एक अजनबी कच्ची कोठरी, सब एक ही लम्हे में इसके सामने सिमट आ गए थे। वो जानती थी अब न कोई इसका होगा, न कोई इस पर यकीन करेगा सिवाय इसके आंसुओं के जो हमेशा उसके साथ रहेंगे। निकाह को 15 दिन गुजर चुके थे। दिन जैसे पत्थरों की तरह भारी और रातें जंजीरों की तरह अजियतनाक। निसार, इसका नया शौहर, हर दिन हर पिल उसे बदकिरदार कहकर कोसता, ताने देता और कभी कभार तो माकुई और लातों से इसका वजूद नीला कर देता था। इसकी हंसी जो कभी बहार की हुआ जैसी थी, अब सूखी टहनी की तरह टूट चुकी थी। चेहरा धूप और धूल से झुलस गया था। हाथों की नर्म लकीरें अब छालों और खराशों से भर गई थीं। हर जुमेरात को गांव में पंचायत लगती थी। अनहम गांव वालों के मसाइल सुनकर वापस आ रहा था कि खेतों के किनारे से गुजरते हुए इसकी नजर अचानक पड़ी। एक झुकी कमर, मिट्टी से अटे कपड़े और हाथ में दरांती थामे एक औरत। ये रिदा थी। वो लम्हा भर रुक गया था, लेकिन दिल के अंदर वो नर्म सा गोशा जिसने कभी रिदा को चाहा था अब पत्थर हो चुका था।
اس نے نظریں پھیر لیں اور آگے بڑھ گیا۔ حویلی کے دروازے سے داخل ہوتے ہی اس نے سنا دو نوکرانیاں جو چوپال پاس بیٹھ کر سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ پہلی بولی، آج میں نے ردا بی بی کو کھیتوں میں کام کرتے دیکھا ہے، بالکل تھکی ہوئی جیسے ہمت ہی نہ ہو۔ دوسری نے افسوس سے کہا، ہاں میں نے بھی سنا ہے، اس کا شوہر اسے بہت مارتا ہے، دن رات بیچاری کا کوئی پرسان حال نہیں، زندگی حرام ہو چکی ہے بیچاری پر۔ ارحم کے قدم ایک دم رک گئے تھے، چہرے پر سختی کی لکیر کھنچ گئی تھی۔ وہ ان کی طرف پلٹا اور تیز لہجے میں بولا، آئندہ اس عورت کا نام بھی مت لینا، ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا، سمجھی تم دونوں؟ نوکرانیاں سہم کر سر جھکا گئیں۔ ارحم بغیر کچھ اور کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ باہر شام گہری ہو رہی تھی، لیکن اندر دونوں کی زندگیاں پہلے ہی اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ ایک کے لیے محبت ختم ہو گئی تھی اور دوسری کے لیے عزت۔ حویلی کے وسیع ڈائننگ ہال میں سنہری فانوس کی روشنی میز پر رکھے چمکتے برتنوں میں جھلک رہی تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی پلیٹ میں کھانے میں مصروف تھے کہ ارحم نے اچانک گردن گھما کر پوچھا، جمیل کہاں ہے؟ کھانے کی میز پر کیوں نہیں آئی؟ شیر صاحب نے ایک نظر اس کی خالی کرسی پر ڈالی لیکن کچھ بولے نہیں۔ ردا کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ ارحم نے فوراً ملازمہ کو اشارہ کیا، جاؤ جمیل کو بلا لاؤ، کہو سب کھانے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازمہ ارحم کی بات سن کر اوپر کی جانب چل دی۔ جمیل کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولتے ہی اندر سے پانی کے بہنے اور کسی کے الٹی کرنے کی آواز آئی۔ ملازمہ جلدی سے پریشان آگے بڑھی، بی بی جی اب ٹھیک ہیں؟ اندر سے ہلکی سی کمزور آواز آئی، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہے، تم جاؤ میں آتی ہوں۔ وہ بھاگ کر نیچے آئی اور سانس پھلا کر سب کو بتایا، جی میں نے بی بی جی کو بولا ہے، لیکن لگتا ہے ان کی طبیعت خراب ہے، بی بی جی واش روم میں الٹیاں کر رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی سب کھانا چھوڑ کر پریشانی سے جمیل کے روم کی جانب بڑھے، جبکہ کمرے میں بیڈ پر بیٹھی جمیل نقاہت سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے مسلسل الیان کا نمبر ڈائل کر رہی تھی کہ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھولے سب اندر داخل ہوئے۔ جمیل نے جلدی سے موبائل چھپا دیا۔ کیا ہوا جمیل؟ ارحم نے پریشانی سے پوچھا۔ آگے بڑھ کر اس نے جمیل کو سہارا دیا اور ڈاکٹر کے پاس جانے پر زور دیا، لیکن جمیل بار بار بہانہ کرنے لگی، میں نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، اسی لیے طبیعت خراب ہے، کچھ وقت آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ سب اصرار کرتے رہے مگر جمیل کا چہرہ زرد پڑا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تیر رہا تھا۔ اس نے سب کو بہت مشکل سے یقین دلایا کہ وہ ٹھیک ہے۔ ارحم نے اسے دوائی دی اور آرام کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ جیسے ہی سب نیچے گئے اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور الیان کا نمبر ملایا۔ فون ملتے ہی دھیمی لرزتی ہوئی آواز نکلی، الیان میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے میں ماں بننے والی ہوں۔ الیان نے بات کاٹ دی، آواز میں سختی تھی، جمیل تو میں کیا کروں؟ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوا تھا اور میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی جو تم اب مجھے کالز کر رہی ہو۔ اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں تمہارا اور اس بچے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میری آج رات لاہور کی فلائٹ ہے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ابھی اور اسی وقت۔ الیان نے 3 بار طلاق دے کر کال بند کر دی۔ جمیل ہیلو ہیلو کرتی رہی لیکن نمبر اب بند آ رہا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ جمیل کی سانس رکنے لگا تھا، دل میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ گئی تھی۔ اگر سب کو پتہ چل گیا، اگر راز کھل گیا تو ارحم میرا قتل کر دے گا، یہ سوچتے ہوئے وہ لرزتی ہوئی الماری کی طرف گئی، نیند کی گولیوں کی بوتل نکالی اور آنکھوں میں آنسو لیے ایک مٹھی بھر کر گولیاں کھا لے۔ ارحم نے ملازمہ کے ہاتھ جمیل کے لیے کھانا بھیجا تھا۔ نیچے ہال سے ایک ملازمہ کھانے کی ٹرے اٹھائے اوپر آئی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے زور سے دستک دی، کوئی جواب نہ آیا۔ ملازمہ نے سب کو آواز دے کر بلایا کہ جمیل دروازہ نہیں کھول رہی۔ سب اوپر دوڑ کر آئے،
दरवाजा तोड़ा गया तो जमील बेहोश पड़ी थी। जल्दी में उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स की बरवक्त कोशिश से इसकी सांसें बहाल हो गई थीं। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आया और संजीदगी से बोला, वो महफूज है, लेकिन मैं हैरान हूं कि उनको ऐसी कौन सी परेशानी थी कि उन्होंने अपने बच्चे का ख्याल न करते हुए ये कदम उठाया। खैर, अब तो वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट हैं, इसलिए उनका ख्याल रखें। ये सब डॉक्टर के मुंह से सुनते ही अरहम का खून खौल उठा। आगे बढ़कर उसने डॉक्टर का गिरेबान पकड़ा। होश में तो हो? क्या बकवास कर रहे हो? कौन प्रेग्नेंट और कहां का बच्चा? आप रिलैक्स रहें। देखें, जो रिपोर्ट कह रही है मैंने वही बताया, बाकी आप लोगों को पता होगा कि कहां का बच्चा और किसका बच्चा। डॉक्टर की बात सुनकर अरहम अस्पताल के कमरे में दौड़ता हुआ दाखिल हुआ। जमील बेड पर आंखें मूंदे पड़ी थी। किसका गुनाह लिए फिर रही हो? बोलो जमील, वरना यहीं खत्म कर दूंगा सब कुछ। बताओ मुझे, वरना यहीं जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुम्हें। जमील की आंखों से आंसू बह रहे थे, लब कांप रहे थे। आखिर वो फूट पड़ी, अरहम, मेरे भाई। भाई मत कहना मुझे, जो पूछा है वो बताओ। अरहम देवड़ा। रिदा बेगुनाह थी, उसने कुछ नहीं किया था। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए सारा इल्जाम उस पर लगा दिया ताकि सबका शक मुझ पर न जाए, और फिर उसने रोते हुए सारी सच्चाई सबको बताई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरहम की आंखों में गुस्से और सदमे की चमक थी। रिदा का बेगुनाह होना सबके लिए किसी तूफान से कम न था, जबकि रिदा की मां इस गुनाह पर मुसलसल जमील को कोस रही थी और बद्दुआएं दे रही थी। अस्पताल के खामोश कॉरिडोर में नीम अंधेरा था। बाहर बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी की तरह ठहर ठहर कर गिर रही थीं। अंदर कमरे के कोने में मौलवी साहब और दो गवाह बैठे थे। जमील का चेहरा सुर्ख, आंखें और कमजोर आवाज में कपकपा रहा था और उसके वालिद के हाथ कांप रहे थे। चंद लम्हों में बगैर किसी हंगामे, बगैर किसी शोर के जमील का निकाह दूसरे गांव के एक शख्स मुख्तार से कर दिया गया। निकाह नामे पर दस्तखत होते ही जैसे इसके और अरहम के बीच का हर रिश्ता कट गया हो। अस्पताल से ही इसकी खामोशी से रुखसती कर दी गई थी और हवेली वालों ने इस पर हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। अगले दिन रिदा के घर हवेली से लोग मिलने गए थे। दरवाजा खुला लेकिन रिदा बाहर ना आई। अंदर से किसी औरत ने ठंडे लहजे में कहा, वो किसी से मिलना नहीं चाहती। अरहम वो मंजर खामोशी से देख रहा था जैसे दिल में हजार लफ्ज थे मगर जबान पर एक भी ना आए। रात को गांव के वीरान कच्चे रास्ते पर अरहम ने रिदा के शौहर निसार को नशे में लड़खड़ाते देखा। वो चलता चलता रिदा के घर की तरफ बढ़ रहा था। अरहम ने आगे बढ़कर इसका कॉलर पकड़ लिया और इसे दीवार से ढकेल कर गिरजती हुई आवाज में कहा, अगर आइंदा रिदा पर हाथ उठाया तो जान ले, तेरी ये सांसें तेरा साथ नहीं देंगी। निसार एक पल को उसकी आंखों में झांकता रहा, फिर झींप कर पीछे हट गया। बारिश दोबारा शुरू हो गई थी, मगर इस बार पानी के साथ अरहम की आंखों से भी कुछ बह रहा था। रात के अंधेरे में गांव की कच्ची गलियां बारिश के पानी से लबालब भर चुकी थीं। अरहम रिदा के घर से लूट रहा था, कदम ऐसे जैसे हर सांस के लिए बोझ हो। कपड़े भीग चुके थे, आंखों के किनारे लाल और चेहरे पर ऐसा खालीपन जैसे रूही कहीं पीछे रह गई हो। हवेली के बड़े दरवाजे पर कदम रखते ही इसकी मां ने दूर से इसे देखा। वो हान पत्ती हुई आगे बढ़ी। अरहम पत्थर, ये क्या हाल कर रखा है? कहां से आ रहे हो? अरहम ने बगैर देखे आगे बढ़ना चाहा, मगर मां ने इसका बाजू पकड़ लिया। बोलो, कहां से आ रहे हो? रिदा के घर गया था, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। अरहम ने हारे हुए लहजे में कहा, अम्मी, मैं कैसे जीऊंगा? बेटा, जिंदगी ऐसे नहीं रुकती, तो शादी कर ले, कोई तेरे जख्म भर देगा। ये सुनकर अरहम ने एक पल के लिए सर झुकाया, फिर आहिस्ता से सर उठाया। आंखों में ऐसी तड़प थी जैसे अंदर का सारा दर्द अल्फाज में निकल आया हो। अम्मी, मैं शादी नहीं करूंगा, ना अब
न कभी। मैं सिर्फ रिदा से मोहब्बत करता हूँ और मुझे वही चाहिए। बारिश की बूंदें इसके चेहरे पर बहते आंसू में घुल गईं। माँ का दिल टूटा मगर उसने फौरन उसे गले लगा लिया, जैसे बचपन में गिरते वक्त थाम लिया करती थी। चुप कर मेरे शेर, बस कर अब। सुबह हम सब रिदा के घर जाएंगे, इससे मुआफी मांगेंगे और इसे तेरे पास ले आएंगे। और हमने माँ के कंधे पर सर रख दिया। बारिश अब भी बरसती रही मगर सहन में पहली बार उम्मीद की खुशबू फैलने लगी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही हवेली में हलचल मच चुकी थी। अरहम की माँ, बड़े शेर जी और रिदा के वालिदैन सब साथ थे। अरहम का चेहरा रात भर की बेख्वाबी और इंतजार से फीका पड़ चुका था, लेकिन आंखों में एक जिद थी, शायद आज सब बदल जाए। घर के बाहर बारिश रुक चुकी थी मगर जमीन अब भी भीगी थी। रास्तों में कीचड़ था। रिदा के कच्चे आंगन में कदम रखते ही सबके दिल धड़कने लगे। दरवाजे पर रिदा की सास नमूदार हुई, चेहरे पर सर्द मेहरी लिए। लेकिन अरहम की मां ने आगे बढ़कर अंदर बैठी रिदा को बाहर से तेज आवाज में कहा, बेटी, हम गलत थे। हम सब तुमसे मुआफी मांगने आए हैं। हमें सारी सच्चाई का पता चल चुका है। हम जानते हैं ये सब जमील का क्या कराया है। बेटी, हमें मुआफ कर दी। सास ने अंदर झांका और कुछ कहने वाली ही थी कि अंदर से रिदा की थकी हुई, बुझी हुई आवाज आई, कह दो मैं किसी से नहीं मिलना चाहती और आइंदा यहां कभी ना आए। मेरा इन लोगों से हर रिश्ता खत्म हो चुका है। अरहम एक पिल को जैसे पत्थर का हो गया। इसकी नजरें दरवाजे पर जिमी रहें, जैसे वो चाहता हो रिदा आकर उसे देख ले, मगर दरवाजा बंद ही रहा। वापसी पर गांव की हुआ में खामोशी थी। अरहम का वजूद पहले से ज्यादा भारी लग रहा था, जैसे बारिश के बाद भी इसके अंदर का तूफान खत्म न हुआ हो। 5 साल बाद गांव में मौसम बदलते रहे। खेतों में फसलें आईं और कट गईं, लेकिन अरहम की जिंदगी में कुछ ना बदला। वो अब भी अकेला था। हवेली के लोग कई बार इससे शादी की बात करते मगर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कह देता, मेरी जिंदगी में अब किसी और इंसान की कोई जगह नहीं। दूसरी तरफ रिदा, इसकी आंखों के नीचे गहरे साए और चेहरे पर उम्र से पहले की थकन आ गई थी। 2 नन्हे बच्चे इसकी दुनिया थे, लेकिन जिंदगी की कड़वाहट ने इसकी मुस्कुराहट छीन ली थी। निसार, उसका शौहर, पहले से ज्यादा नशे का आदी हो चुका था। अक्सर रात को गाली गलोह और शोर सुनाई देता। फिर एक शाम गांव में सनसनी फैल गई। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, सुना तुमने? निसार कुनवे में गिरकर मर गया। कहानी कुछ यूं थी कि वो नशे में लड़खड़ाता हुआ गांव के पुराने कुनवे के पास पहुंचा और कदम फिसलते ही कुनवे के गहरे अंधेरे में जा गिरा। गांव वाले दौड़े मगर जब तक निकाला सांसें बंद हो चुकी थी। ये खबर अरहम तक पहुंची तो वो देर तक खामोश बैठा रहा। इसके दिल में हलचल मच गई थी। 5 साल बाद तकदीर ने जैसे कोई दरवाजा हिलाया था। निसार की मौत के बाद गांव के हालात में अजीब सी खामोशी छा गई थी। तीसरे दिन हवेली वाले रस्म तज़ियत के लिए रिदा के घर गए। वो सिया दोपट्टा ओढ़े, लाल रोती सुर्ख आंखें लिए कोने में बैठी थी। दोनों बच्चे इससे लिपटे हुए थे। छोटा सा लड़का मुसलसल मां के दोपट्टे के अंदर छप रहा था और बेटी चुपचाप नीचे देख रही थी। दोनों के चेहरों पर वही पुरानी मार धाड़ का खौफ लिखा हुआ था। अरहम की मां ने धीरे से कहा, बेटी, चुल्लू हमारे साथ अपनी हवेली और ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमें हमारे साथ चुल्लू। रिदा ने पहले इनकार किया लेकिन सबने नरमी और एहतराम से जिद की, यहां तक कि वो खामोशी से उठ गए और बच्चों के हाथ थामकर अरहम की मां के साथ हो ली। हवेली में दाखिल होते ही एक लम्हे को उसे लगा जैसे वो ख्वाब देख रही हो। हर कमरा, हर राहदारी, हर एक चेहरा जाना पहचाना था, मगर अब उनमें वो अजनबियत न थी जो पहले थी। अरहम ने दूर से इसे और बच्चों को आते देखा। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो कई सालों के इंतजार के बाद नसीब हुई थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे उन्हें कभी जाने नहीं देगा। बच्चों ने इसकी दाढ़ी को अपने नन्हे हाथों से छुआ, जैसे पूछ रहे हों कि ये नया चेहरा कौन है। अरहम की आंखों से आंसू बह निकले।
इसने रिदा की तरफ देखा। रिदा ने नजरें झुका ली। माजी की तल्ख यादें उसे तकलीफ दे रही थीं। अरहम ने इसका हाथ थामा और नरमी से कहा, रिदा, मैं जानता हूं मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। मुझे इस बात का हर पल एहसास होता है। तुम बेगुनाह थी और मैंने तुम्हें अपनी आंखों और जुबान पर भरोसा करके बदनाम कर दिया। मुझे मुआफ कर दो, अगर मुमकिन हो तो मुझे मुआफ कर दो। रिदा खामोश खड़ी रही। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। अरहम ने इसे गले लगा लिया और उसके सर पर बोसा दिया। रिदा ने भी उसे गले लगा लिया, जैसे अपने गमों को एक मजबूत और परसुकून जगह पर समेट रही हो। इसके दिल की सारी रंजिशें खत्म हो गईं और दोनों ने एक नए रिश्ते की शुरुआत का फैसला किया। आने वाले दिनों में अरहम ने रिदा को हर वो खुशी दी जिससे वो महरूम रही थी। वो उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखता था, इसके बच्चों को अपना बेटा और बेटी मानता था और अपनी गलतियों की तलाफी के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। रिदा ने भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया और उनके दरमियान एक ऐसा मजबूत रिश्ता कायम हो गया जो कई सालों की जुदाई के बाद भी ना टूट सका। वो दोनों जानते थे कि उनकी कहानी की शुरुआत अच्छी ना थी, लेकिन उनका अंजाम बहुत खूबसूरत था। वो एक दूसरे के साथ खुश थे और उन्होंने मिलकर अपनी जिंदगी की एक नई दास्तान लिखी।